डोसा इकोनॉमिक्स एक फेमस थियरी है हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन जी की। इस पर मैं अपनी व्याख्या या अपना एनालिसिस शेयर करूंगा। 2022 में भी काफी इवेंट्स ने हमें चौंकाया है और उनमें से एक है इन्फ्लेशन, जिसकी हम चर्चा करेंगे। जून 2022 में यूएस ने 9.1% इन्फ्लेशन रेट रिपोर्ट किया था, जो कि 41 ईयर्स में, जी हां 41 सालों में सबसे ज्यादा है। यूके और यूरोप ने भी जून 2022 में 8.8% और 8.6% रिपोर्ट किया। आजकल का सबसे मशहूर देश श्रीलंका, इस देश ने अपने इन्फ्लेशन में रिकॉर्ड बनाया है। इसने 54.6% कुल मिलाकर इन्फ्लेशन रिपोर्ट की है और फूड इन्फ्लेशन में 80.1% रिपोर्ट की है। इंडिया का सालाना इन्फ्लेशन रेट मई के 7.4% से गिर के जून में 7.1% पे रिपोर्ट किया गया, लेकिन ये आरबीआई के 2 से 6% चाही रेंज से अभी भी ज्यादा है। सारी इकोनॉमीज यानी अर्थव्यवस्थाएं इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कदम उठा रही है। मई 2022 में आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही अनस्केड्यूल यानी अनिर्धारित स्टाइल में इंटरेस्ट रेट 40 पॉइंट्स बढ़ाने की घोषणा की और फिर एक हफ्ते बाद 8 जून को 50 पॉइंट बढ़ाने की घोषणा की। इस समय हमारा इंटरेस्ट रेट है 4.9%। इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद अमेरिका फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट 75 पॉइंट बढ़ा दिया। इस समय उनका इंटरेस्ट रेट है 1.75%। दोनों का रेट बढ़ना जायज है और इसकी अपेक्षा करना भी सही ही था, लेकिन अमेरिका ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ा दिया है। 28 सालों में इंटरेस्ट रेट में यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है और आगे आने वाले महीनों में अमेरिका इंटरेस्ट रेट और बढ़ा सकता है क्योंकि रिसेशन की भी संभावना है। लेकिन इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से आम निवेशकों को या इन्वेस्टर्स को क्या फर्क पड़ेगा, आम आदमी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इसमें एक बात काफी इंटरेस्टिंग यह है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7.1% है, लेकिन रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट 4.9% है, जबकि अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट 9.1% है और उसका इंटरेस्ट रेट 1.75% है। अमेरिका में इंडिया के मुकाबले इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों के बीच इतना ज्यादा गैप क्यों? दोस्तों, ये सब समझना बहुत जरूरी है और इन सब जानकारी से हमें फर्क पड़ता है, इसीलिए मैं और मेरी टीम ने ये वीडियो बनाया है। पहले हम समझेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या है, इसके कारण, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके प्रभाव की गतिविधि और इसको कंट्रोल करने या इससे बचने के स्टेप्स। डोसा इकोनॉमिक्स एक फेमस थियरी है हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन जी की। इस पर मैं अपनी व्याख्या या अपना एनालिसिस शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है? चीजें और सेवाओं के प्राइस या दाम बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। दाम बढ़ने से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। एक अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में जब मुद्रा यानी कि करेंसी बढ़ती है, आसान भाषा में जब बाजार में पैसा या धन का स्तर उत्पादन यानी कि कंजप्शन के स्तर से ज्यादा होता है, तब इन्फ्लेशन होती है। ये गतिविधि या एक्टिविटी केंद्रीय बैंक की मौजूदा पॉलिसी की वजह से होती है। ये सब एक चक्र है जिसकी शुरुआत गवर्नमेंट की वित्तीय यानी कि फिस्कल पॉलिसीज द्वारा होती है। ये ज्यादा उधार लेने का परिणाम होता है। कर्ज चुकाने के लिए करेंसी को अधिक मात्रा में छापा जाता है यानी कि प्रिंटिंग करनी पड़ती है। ये काम एक अर्थव्यवस्था का सेंट्रल बैंक करता है और क्योंकि इतनी करेंसी प्रिंट होती है तो बाहर या फॉरेन के बाजार में एक्सचेंज रेट के चलते चीजों और सुविधाओं का दाम बढ़ता है। इन्फ्लेशन या चीजों का दाम बढ़ना हर सेक्टर और इकोनॉमी में होता है, जैसे कि अन्न, कपड़ा, मकान, रियल एस्टेट, मनोरंजन या एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री, औद्योगिक या इंडस्ट्रियल चीजें और सुविधाएं, सब पे इन्फ्लेशन होता है। टमाटर के उदाहरण से समझते हैं।
हैदराबाद में टमाटर का दाम जून में 20 रुपये किलो था, लेकिन एक महीने में दाम 40 रुपये किलो हो गया। तो 20 रुपये में आप जुलाई में आधा किलो टमाटर ले सकते हैं और वही 20 रुपये में जून में आप 1 किलो टमाटर खरीद सकते थे। यही है इन्फ्लेशन। एक इकोनॉमी में हर चीज का अपना इन्फ्लेशन रेट होता है और वो रेट बदलता है। ये सेम नहीं होता, ये हर सेक्टर और इकोनॉमी के हिसाब से बदलता है। रियल एस्टेट का उदाहरण समझिए। हैदराबाद में जमीन का सालाना दाम बढ़ने की औसत 20 से 30% है, लेकिन अमेरिका में 5% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। इसी तरीके से खाना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इन सब की इन्फ्लेशन हर इकोनॉमी में अलग है। इन्फ्लेशन को बेहतर समझने के लिए गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन को सरल किया है, एक औसत इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करके। जब हम कहते हैं कि 9.1% इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुआ है, तो ये औसत या एवरेज इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन एक आम बात है, यह हर इकोनॉमी में होती है, लेकिन इसको कंट्रोल में रखना ही सारे सेंट्रल बैंक की चिंता भी रहती है। ये बाहर के कारणों पे भी निर्भर है, तो ये असामान्य या एबनॉर्मल तरीके से भी बदल सकती है, जैसे कि 2 से 8% या 400%। इन्फ्लेशन के 3 प्रकार होते हैं और 4 फॉर्म या 4 रूप होते हैं जो समय के चलते बदलते रहते हैं। पहले 3 टाइप की बात करते हैं। इसके 3 टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब कुल मिलाकर सारी मांग या एग्रीगेट डिमांड आपूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो जाती है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। 2020 में जब इंडिया में कोविड फैलना शुरू हुआ था, तब इस वायरस के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने सारे लोगों को ब्रीदिंग मास्क पहनने की वार्निंग दी थी, ताकि लोग इस इन्फेक्शन के फैलने से बच सके या ज्यादा सावधानी से जिए। इसकी वजह से ब्रीदिंग मास्क की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सप्लाई लिमिटेड थी, क्योंकि मास्क बनाने वाली कंपनियों को इस महामारी का अंदाजा ही नहीं था और इस बढ़ती डिमांड की वजह से मास्क का दाम उठता जा रहा था। कोविड की वजह से मास्क की डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत सारे देशों ने बाजार में पैसा पंप किया और इसकी वजह से उपभोग या कंजप्शन काफी बढ़ गई और इन्फ्लेशन का रेट अजीब तरीके से बढ़ गया। तो पहले हमने समझा डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। दूसरा टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कभी कभी कुल मांग या एग्रीगेट डिमांड उतनी नहीं बढ़ पाती है जितनी चीजें और सेवाओं को बनाने की कीमत या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये ज्यादातर 3 परिस्थितियों या सिचुएशंस में होता है। पहली परिस्थिति को कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन, यानी जब कर्मचारी की वेज या वेतन में बढ़त होती है। ये बढ़त किसी भी वजह से हो सकती है और इससे चीजों और सुविधाओं के प्रोडक्शन की कीमत बढ़ जाती है। इस कीमत के भार की वजह से दाम बढ़ जाते हैं। आगे है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट या लाभों को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में बढ़ाने के लिए प्राइस बढ़ा देती है। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने लेबर का दाम बढ़ने का भार प्राइस के बढ़ने में देखा और दूसरी में कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दाम बढ़ा दिया। जरूरी नहीं है कि ये दोनों सिचुएशन अलग अलग हो, दोनों मिलकर भी हो सकती है। तीसरी सिचुएशन है कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी या रॉ मटेरियल का दाम बढ़ना। चीज़ों और सुविधाओं के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट, जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते हैं तब प्रोडक्शन का दाम बढ़ता है और ये भार उपभोक्ता या कंज्यूमर को ज्यादा दाम के रूप में उठाना पड़ता है। इस प्रकार की इन्फ्लेशन के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है तेल और चीनी की कीमत बढ़ना। इन प्रमुख कच्चे माल की वजह से मिठाई और स्नैक्स की कीमतें बढ़ जाती है। डिमांड पुश और कॉस्ट पुल के सभी सिचुएशन समझने के बाद हम आते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन पे। इस प्रकार की इन्फ्लेशन ज्यादातर विकासशील और कम आय वाले या कम इनकम वाले देशों में देखी गई है। कई बार इसे इन्फ्लेशन के रूप में माना जाता है, जो कि कुछ तकनीकी कारणों से हुई है। उदाहरण के लिए यूक्रेन रूस के युद्ध के कारण यूक्रेन और रशिया में
प्रमुख चीज़ों की कीमतें बढ़ गई है। इन 3 प्रकार के इन्फ्लेशन की चर्चा करने के बाद समझते हैं इन्फ्लेशन के 4 रूप। इन्हें हम भूल नहीं सकते। ये है हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, क्रीपिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन तब होती है जब कीमतें प्रति महीने 50% से अधिक बढ़ जाती है। ये पूरी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है। इतिहास में हमने इसे काफी कम बार प्रकट होते देखा है। वास्तव में हाइपर इन्फ्लेशन की परिस्थिति का उदाहरण है जब सरकार पैसा छापती है युद्ध में भुगतान करने के लिए। हाइपर इन्फ्लेशन के उदाहरण है 1920 के दशक में जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन, सन 2000 में जिम्बाब्वे में और 2010 में वेनेजुएला में, जब वेनेजुएला में कॉफी का दाम भी लाखों में पहुंच गया था। अगला इन्फ्लेशन का रूप है डिफ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन का विपरीत। इस परिस्थिति में कीमतें बढ़ने की जगह गिरती है। ये तब होता है जब कोई संपत्ति का बुलबुला फटता है, यानी कि एसेट बबल बर्स्ट होता है। इसे आप चीज़ों पे छूट या डिस्काउंट मत समझिए। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक डिजास्टर है। 2006 में अमेरिकी आवास बाजार यानी कि हाउसिंग मार्केट में यही हुआ था। 2005 में जिन्होंने अपने घर खरीदे वो 2006 की कीमतों में गिरावट से फंस गए थे। वास्तव में अमेरिकन फेड चिंतित था क्योंकि मंदी यानी रिसेशन के दौरान डिफ्लेशन से रिसेशन डिप्रेशन में बदल सकता है। 1929 की महामारी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कीमतों में प्रतिवर्ष 10% की गिरावट आई। एक बार जब डिफ्लेशन शुरू हो जाती है तो इन्फ्लेशन की तुलना में इसे रोकना बहुत कठिन हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन के बाद हल्की इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। यह तब होता है जब इन्फ्लेशन प्रतिवर्ष 3% या उससे कम के स्तर पर बढ़ती है। अमेरिकन फेडरल रिजर्व के अनुसार जब कीमतों में बढ़ोतरी 2% या उससे कम होती है तब ये आर्थिक विकास में लाभ देती है। इसीलिए ये इन्फ्लेशन का काफी लाभदायक फेज है। अब हम बात करेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन की। जब इन्फ्लेशन 10% या उससे अधिक हो जाती है तो ये अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में तबाही मचा सकती है। इस सिचुएशन में हाइपर इन्फ्लेशन की तरह पैसा इतना जल्दी से मूल्य खो देता है कि व्यापार और कर्मचारी खर्चों और दामों के साथ बैलेंस नहीं रख पाते। फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसी इकोनॉमी से दूर रहना चाहते हैं। इससे इकोनॉमी को जरूरी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती और ये इकोनॉमी अस्थिर बन जाती है और आम आदमी का विश्वास सरकार से उठ जाता है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन को रोकना बहुत जरूरी है और सारे देश की सरकार, केंद्रीय बैंक और कमेटी इसको हर कीमत पर रोकने का प्रयास करती है। तो चर्चा करने के बाद कि किस प्रकार के रूपों में या फेजेस में इन्फ्लेशन एक अर्थव्यवस्था में होती है, आइए समझते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है या इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है। लेकिन इससे पहले हमें 2 टर्म्स या इंडेक्स को समझना होगा, WPI और CPI। इंडिया में चीजों और सेवाओं के दामों में बढ़ावट नापने के लिए इन्फ्लेशन के 2 मुख्य सेट हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जैसा कि नाम से समझते हैं 697 आइटम्स या चीजों की एक टोकरी का औसत होलसेल दाम नापता है और उससे एक इंडेक्स बनता है। अब जब कुल मिलाकर जब ये दाम बढ़ते और गिरते हैं तो उससे ये इंडेक्स भी बदलता है। 2014 तक इन्फ्लेशन का हिसाब रखने के लिए इसका उपयोग RBI द्वारा किया जाता था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये रिटेल दुकान के स्तर पर जो चीज़ों के दाम होते हैं उसके चेन से बनाया जाता है। 260 चीज़ें और सर्विसों की एक टोकरी बनाई जाती है और इस टोकरी की चीज़ों के रिटेल दामों के बदलने से ये इंडेक्स भी बदलता है। 2012 से RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के प्रभाव के कारण इन्फ्लेशन का हिसाब लगाने के लिए CPI का उपयोग किया जाता है। जब हम कहते हैं कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7% है तो हम CPI के बदलने के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसे रिटेल इन्फ्लेशन रेट भी कहा जाता है। इन रिटेल दामों को सरकार की 2 मिनिस्ट्री रिटेलर से कलेक्ट करती है। ये 2 मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन
और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये विभिन्न सेक्टर्स से दामों के आंकड़े कलेक्ट करती है और इन्फ्लेशन का हिसाब लगाती है। इन्फ्लेशन का हिसाब कैसे लगाया जाता है इसकी चर्चा करते हैं। सिंपल या सरल भाषा में पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इन्फ्लेशन का हिसाब है प्रतिवर्ष दामों के बदलने का रेट। इसका फॉर्मूला है इन्फ्लेशन का रेट इक्वल्स टू बी से 1 घटा के ए से विभाजित किया और फिर 100 गुना किया। इस सूत्र में ए पिछले साल की कीमत या पिछले साल का सीपीआई है और बी इस साल की कीमत या इस साल का सीपीआई है। जैसे कि पहले चर्चा की गई है, सीपीआई के आंकड़ों के लिए हर सेक्टर के दामों को एक एक वजन दिया जाता है और इसकी औसत से सीपीआई का हिसाब निकलता है। इसीलिए जब इन्फ्लेशन रेट की गिनती की जाती है और रिपोर्ट की जाती है तो ये औसत इन्फ्लेशन रेट की बात हो रही है। पहले हमने इन्फ्लेशन की चर्चा की थी कि ये सरकार की फिस्कल पॉलिसीज और केंद्रीय बैंक की पॉलिसीज यानी नीतियों पर और एक्सचेंज रेट पर निर्भर होता है। दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखिए। मैंने इन्फ्लेशन की मूल बातों पर पहले चर्चा कर ली है ताकि मैं इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट के अंतर की गलतफहमी आपके लिए दूर कर पाऊं। आप ये भी जानेंगे कि एक आम आदमी और एक निवेशक को इन्फ्लेशन के खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को गहराई से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम एक वास्तविक तंत्र को समझेंगे। एक अर्थव्यवस्था में करेंसी की मात्रा केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित होती है। इंडिया के मामले में केंद्रीय बैंक है आरबीआई। जब भी ज्यादा इन्फ्लेशन का खतरा होता है, केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशन पर नियंत्रण करने के लिए करेंसी की मात्रा को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। जिस तंत्र के माध्यम से केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशन को नियंत्रित करता है वो इंटरेस्ट रेट पर निर्भर करता है। इंटरेस्ट रेट और करेंसी की मात्रा विपरीत दिशाओं में चलती है। जब बाजार में करेंसी की मात्रा बढ़ जाती है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि किसी निश्चित समय पर अर्थव्यवस्था कम विकास से पीड़ित है। केंद्रीय बैंक अपने मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसीज के साधनों से, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, इन मॉनेटरी पॉलिसीज के द्वारा बाजार में करेंसी की मात्रा को बढ़ाता है। इकोनॉमी में पैसा जितने लोग रखने को तैयार है उससे ज्यादा पैसा बाजार में होगा। इस एक्स्ट्रा पैसों का क्या होगा? लोग नहीं चाहेंगे कि एक्स्ट्रा पैसा वो अपने पर्स में बेकार ही पड़े रहने दे, तो इसीलिए लोग किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेंगे, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड यानी सोना और रियल एस्टेट। इसका परिणाम ये होगा कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स और इन सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी और इन सब एसेट का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में ये एक स्थापित संबंध है कि जैसे ही बॉन्ड का दाम बढ़ता है इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे। इंटरेस्ट रेट के गिरने से निवेश में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन या कंजप्शन में बढ़त होती है और इसके द्वारा अंततः रोजगार और राष्ट्रीय इनकम में बढ़ोतरी होती है, तो मंदी का अंत होता है। आइए समझते हैं एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी का फेमस टर्म डोसा इकोनॉमिक्स। डोसा इकोनॉमिक्स ही एकमात्र आर्थिक सिद्धांत है जिसको सुनकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दुर्भाग्य से हमारे लिए इस सिद्धांत का हमारे तुरंत डोसा खाने से बहुत कम लेना देना है। आरबीआई के एक्स गवर्नर रघुराम राजन ने एक चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सेवा की, जब बैंक के इंटरेस्ट रेट ऊंचे थे और साथ ही इन्फ्लेशन का रेट भी ज्यादा था। वैसे उनके कुछ फैसले अलोकप्रिय थे, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो उन्होंने उस समय जो कदम उठाए उससे ही आगे जाकर इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ। उनका एक फैसला जिसकी काफी आलोचना हुई थी वो था फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर इंटरेस्ट को 10% से 8% कर देना। इस निर्णय की कई नागरिकों ने आलोचना की क्योंकि पूरे देश में एफडी अभी भी एक लोकप्रिय निवेश का विकल्प है। इसके अलावा यह कई सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम का एकमात्र जरिया है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया तो उन्होंने डोसा इकोनॉमिक्स का उपयोग करके समझाया।
डोसा इकोनॉमिक्स है क्या? सरल शब्दों में समझते हैं। यदि 2021 में किसी के पास 1 लाख रुपए है तो वो 100 रुपये पर डोसा के रेट के हिसाब से 1000 डोसे खरीद सकेगा। लेकिन 10% इन्फ्लेशन के साथ डोसे का दाम अब 110 रुपये हो जाएगा, तो अब वो 1000 डोसों की जगह सिर्फ 909 डोसे ही खरीद पाएगा। इस बीच अगर उसके पास 1 लाख की एफडी है जो 10% सालाना रिटर्न दे सकती है, तो वो 10% रिटर्न के हिसाब से अभी भी 110 के रेट पर 1000 डोसे खरीद सकता है। लेकिन इस हायर रिटर्न से वो डोसे का दाम बढ़ाने पर और भी प्रेशर डाल रहा है। इसीलिए अगर एफडी का रिटर्न कम करेंगे तो दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उपभोग कम हो जाएगा तो मुनाफा भी स्थिर रहेगा और अर्थव्यवस्था के दाम भी और ग्रोथ भी स्थिर रहेगी। ये उनकी फेमस थियरी का मूल है। रघुराम राजन ने इंडिया में इन्फ्लेशन के रेट को कम करने के लिए सबसे अच्छा काम किया था। आप देख सकते हैं ये तस्वीर। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महंगाई के रेट को 9.5% से घटाकर 4.5% कर दिया था।